नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर गृह विज्ञान स्टूडेंट्स का मैं आज के इस यूट्यूब वीडियो चैनल में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम बीए सेकेंड ईयर के पेपर 1 फूड एंड न्यूट्रिशन में फर्स्ट यूनिट का पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बारे में इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम पोषक तत्वों की बात करते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे पदार्थ हैं जिनकी हमारे शरीर में उचित मात्रा में आपूर्ति होनी आवश्यक है। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये भोज्य पदार्थ कुछ जो होते हैं उनमें जो पोषक तत्व होते हैं भोज्य पदार्थों में, कुछ ऐसे तत्व भोजन में उपस्थित होते हैं जो शरीर में पहुंचकर शरीर की शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का सही रूप से क्रियान्वयन करने में हेल्पफुल होते हैं। कुछ पौष्टिक जो तत्व होते हैं उनसे जो शरीर की वृद्धि, विकास और टूट फूट की मरम्मत होती है। कुछ जो होते हैं वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का काम करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल हैं। मैंने शायद लास्ट आपको स्लाइड में बताया था, पोषक तत्व दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमारा फर्स्ट जो फोकस है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे है। यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो आता है उसके अंतर्गत खनिज लवण और विटामिन्स होते हैं। तो इस तरह से ये दो जो होते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। तो हमारा जो फर्स्ट जो फोकस है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे है और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट पे है। कार्बोहाइड्रेट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक पोषक तत्व होता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल पौष्टिक तत्व होता है। जैसे इसमें है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यानी किसके से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और इसका मेन काम होता है शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करना। और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सबसे एक इजी और आसान, सस्ता और सुलभ सोर्स माना जाता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। अब 1 ग्राम यदि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है? आप में से कोई बता सकता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट अनाज, दालों, कंदमूल, फल, चीनी, गुड़ आदि में पाया जाता है। जब हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना? 3 चीज़, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 2:1 का होता है, जो जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात के समान होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट को कार्बनहाइड्रेट भी कहते हैं। यानी इसका जो है जो फॉर्मूला होता है वो CH2O के फॉर्म में होता है। और इसका जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये कार्बोहाइड्रेट, यानी जो होता है C11H2O, है ना? इस तरह से ये पूरा होता है। और ये जो होता है क्रियाशील समूह के रूप में, इसमें 2 समूह होते हैं। एक होता है एल्डिहाइड समूह और दूसरा होता है कीटोन समूह।
यानी दो समूह हो गए, एक तो कौन सा हुआ एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो यानी ये दो ग्रुप में से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो होता है पोषक तत्व होता है, जो कि शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने का काम जो होता है वो करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। और इसी के साथ में जैसे ये जो होता है कई बार प्रोटीन को उसके मुख्य कार्यों के लिए बचाने का काम भी करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद भी करता है। इसके अलावा एडिशनल जो होते हैं या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के निर्माण में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत यूज़फुल होता है। और मेनली इसका जो काम होता है वो ऊर्जा उत्पादन का काम होता है। यानी 1 ग्राम जो मैंने अभी आपको बताया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और यदि हम आवश्यकता से अधिक मात्रा में यह लेते हैं तो यह शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में इकट्ठा होने लगता है, और कुछ मात्रा में ये मांसपेशियों में भी इकट्ठा हो जाता है। और जब भी हमें शरीर में कुछ मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये वापस ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और हमें ऊर्जा देने का काम करता है। अब एक और जो चीज़ होती है जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका सबसे ज़्यादा कौन से भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो जैसे अनाज है, दालें हैं, गुड़ है, शक्कर है, जैम है, जेली, मिठाई, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, शहद, इन सब में जो है ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस सभी सब्जियों और फलों, साबुत अनाज, दालों व रेशेदार पदार्थों में भी ये सेलुलोज के फॉर्म में पाया जाता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट एक बहुत महत्वपूर्ण जो होता है। अब हम बात करते हैं कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये 3 तरह का, जैसे मेनली हमारा 2 तरह का होता है। एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड और दूसरा होता है डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में डायोस, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस होते हैं। इसके अलावा जो डाइसैकेराइड होते हैं इसमें माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोस होते हैं। और थर्ड जो कॉम्प्लेक्स है, एक तो इसमें ओलिगोसैकेराइड होते हैं और दूसरा होता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में जो होते हैं इसमें होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, 2 तरह के इसमें होते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोजन, स्टार्च और फाइबर भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब मोनोसैकेराइड्स क्या हैं? मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई जो फर्स्ट अपना है, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में जो फर्स्ट जो है मोनोसैकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई होते हैं। ये 2 कार्बन से लेकर 6 कार्बन परमाणुओं से बने श्रृंखला के बने होते हैं। इसमें उपस्थित कार्बन श्रृंखला के आधार पर इनका नामकरण होता है। जैसे 2 कार्बन परमाणु श्रृंखला के लिए डायोस जो मैंने अभी आपको बताया, 3 के लिए ट्रायोस, 4 के लिए टेट्रोस, 5 से 6 कार्बन होते हैं तो पेंटोस और हेक्सोस होते हैं। इस प्रकार ये जो होते हैं कई प्रकार के जो हैं वो होते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए खूब इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें जैसे पेंटोस होते हैं, इसमें 2 शर्करा होती है, राइबोस डीऑक्सी राइबोस होते हैं। और हेक्सोस शर्करा में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो होता है ये भी ऊर्जा का इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, और ये ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम इकाई होता है। सेकंड हमारा जो है डाइसैकेराइड जो होती है मोनोसैकेराइड की, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है डाइसैकेराइड भी, ये भी मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसमें मुख्य 3 शर्कराएँ पाई जाती हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, लैक्टोस, सुक्रोज, माल्टोस।
और इसका जो होता है फार्मूला होता है C12H22 और O11 होता है। माल्टोज जो होता है ये माल्ट शर्करा के नाम से जाना जाता है, और ये जो होता है अंकुरित अनाज माल्ट युक्त भोज्य पदार्थों में अधिक मात्रा में स्टार्च में ये पाया जाता है। सुक्रोज जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, ये भी एक मीठी शर्करा होती है। जो शक्कर हम दैनिक भोजन में लेते हैं वो सुक्रोज ही होती है, और पाचन के पश्चात यह अणु ग्लूकोज एवं एक अणु फ्रक्टोज का देता है। और गन्ना और चुकंदर में भी सुक्रोज पाया जाता है। लैक्टोज जो होता है ये दूध में पाई जाने वाली यानी मिल्क शुगर में पाया जाता है, और डाइजेशन के बाद में एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु लैक्टोज में इसका परिवर्तित होता है। ये सबसे कम मीठी शर्करा होती है, और ये अन्य शर्कराओं से कम घुलनशील होती है। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स ये 3 या 3 से अधिक मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ये पानी में अघुलनशील व फीके होते हैं। पॉलीसैकेराइड कई तरह के होते हैं, और इन सबका स्वभाव और इनके गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। जो होमोपॉलीसैकेराइड है इसमें स्टार्च, डेक्सट्रीन और सेलुलोज तथा ग्लाइकोजन होता है। स्टार्च जो होता है ये अनाज, दाल, कंदमूल, साबुदाना आदि में पाया जाता है, रवे में भी पाया जाता है, और ये ठंडा और जल में अघुलनशील होता है। और स्टार्च को यदि पानी में भिगोया जाता है तो इसके अणु जो होते हैं जल में जल का अवशोषण करके फूल जाते हैं, और बहुत ज़्यादा फूलने पर इसकी बाहरी जो लेयर होती है अणु की वो फट जाती है, और फटने के बाद में एक जेल जैसा गाढ़ा पदार्थ बना लेते हैं, और इस क्रिया को हम जिलेटिनाइजेशन भी कहते हैं। यानी जैसे जैसे आपने देखा होगा कि लगातार यदि हम गेहूं को कई दिनों तक भिगो के रखते हैं तो भिगोने के बाद में क्या होगा कि जो बाहरी जो इसकी गेहूं की जो लेयर है वो फट जाएगी, और वो सारा का सारा जो है एक जिलेटिन जैसा पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, और एक जिलेटिन जैसा पार्ट जिसको हम कहते हैं जिलेटिनाइजेशन। और जब हम स्टार्च को भूनते हैं तो उसको जो भूनने से स्टार्च डेक्सट्रीन में चेंज हो जाता है और उसका रंग ब्राउन हो जाता है, और इसको डेक्सट्रीनाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है डेक्सट्रीन। यह स्टार्च की अपेक्षा कम जटिल होता है। यह भुने हुए अनाज जैसे रोस्टेड, जैसे हम कहते हैं रोस्टेड जौ खा रहे हैं, ज्वार खा रहे हैं, और रोस्टेड बाजरा है, उनके अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यह पाचन विकर एमाइलेज स्टार्च को पहले माल्टोज में और उसके बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। डेक्सट्रीन यह भी स्टार्च की अपेक्षा कम जटिल होता है। ये भुने हुए अनाजों में पाया जाता है। ये ठंडे पानी में घुलनशील होता है। ये ब्रेड, केक, चपाती, हलवे आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है सेल्यूलोज। यह वनस्पति सोर्स में पाया जाता है। यह रेशेदार तथा पानी में अघुलनशील होता है। इसमें ग्लूकोज के अणु सीधी श्रृंखला में उपस्थित होते हैं, लेकिन 2 ग्लूकोज इकाइयों के मध्य में उपस्थित ग्लाइकोसिडेसिस बॉन्ड इसका होता है। यह जो है शरीर के पैरास्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है या उसको तेज करता है। और पैरास्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जो कि जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं उनके मूवमेंट को तेज करना, उनको बढ़ाना, और जैसे ज़्यादा मूवमेंट होगा तो यानी हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। यह जो ज़्यादातर जो है साबुत जो अनाज है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दाल आदि में पाया जाता है। और इसका जो रेशा होता है वह काफ़ी कड़ा होता है, लेकिन पकने के बाद में यह सेलुलोज मुलायम हो जाता है। और लास्ट हमारा है ग्लाइकोजन। इसे भी हम प्राणिज स्टार्च कहते हैं। ये जंतुओं के लीवर में 3 to 7% तथा मांसपेशियों में 0.5 से 1% तक उपस्थित होता है। और स्टार्च की तरह ही ग्लूकोज के अणु
जो होते हैं कई सारे अणुओं से मिलकर ये बना होता है और ज़रूरत के समय जो है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट सेकंड होगा कार्बोहाइड्रेट का, हम इसमें फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़िए और इसके नोट्स प्रिपेयर करिए। थैंक यू।